नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, अभी जो मानसून सेशन समाप्त हुआ इसमें पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस से संबंधित। दूसरा आर्टिकल, इसरो को हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च करना था लेकिन ये मिशन फेल हो गया, इस इशू से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में बढ़ती लैंडस्लिप्स की घटनाओं से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। पार्लियामेंट से संबंधित क्वेश्चन है। पार्लियामेंट का देखो एक इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट के एक्शंस के लिए गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। लेकिन देखो इस लाइट में पार्लियामेंट की जो एफिशिएंसी है वो लगातार कम हो रही है, तो इस पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हाल ही में समाप्त हुए पार्लियामेंट के मानसून सेशन की परफॉर्मेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता है, पार्लियामेंट का मानसून सेशन हाल ही में समाप्त हुआ। देखो ये सीधा चौथा सेशन था पार्लियामेंट का जो अपने तय सीमा के पहले ही समाप्त हो गया। इस मानसून सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा होनी थी, जैसे कोविड-19 के अगेंस्ट सरकार का रिस्पॉन्स कैसा रहा, कहाँ पे सरकार फेल रही, लद्दाख रीजन में चाइनीज ट्रूप्स का इंकर्जन, देश की इकोनॉमी की सिचुएशन, एसेंशियल आइटम्स के जो दाम बढ़ रहे हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम और पेगासस इशू यानी जो स्पाइंग वाला इशू था। इन सभी इश्यूज पर चर्चा हो सकती थी कायदे से, लेकिन नहीं हुई। पूरा जो मानसून सेशन था वो डिसरप्शन की भेंट चढ़ गया। इसके बाद आउटकम डिस्कस की जाती है। एफिशिएंसी, लोकसभा की एफिशिएंसी रही इस मानसून सेशन में सिर्फ 19% और राज्यसभा की सिर्फ 26%। कितने बिल्स डिस्कस हुए? देखो गवर्नमेंट ने इस मानसून सेशन में 20 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया और ज़्यादातर जो बिल्स हैं बिना डिस्कशन के ही पास हो गए। लोकसभा में 18 बिल्स पास हुए और सिर्फ एक पर डिस्कशन हुई, वो भी 15 मिनट। ये देखो इनमें से कई तो बहुत इंपॉर्टेंट बिल थे। हम लास्ट में इस आर्टिकल के अंत में कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बिल्स पास हो गए बिना डिस्कशन के। और राज्यसभा में भी सिर्फ 2 बिल्स पर डिस्कशन हुई, वो भी 1 घंटे के लिए। कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया? 15 जो ये बिल्स थे, 20 में से 15 बिल्स जो थे उनमें सिर्फ देखो लोकसभा में तो एक भी मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी एक भी मेंबर नहीं बोला। सिर्फ बिल जब प्रेजेंट किया गया तो मिनिस्टर ने थोड़ी सी स्टेटमेंट दी, छोटी सी, बस उतना ही। इसके बाद मिनिस्टर के अलावा जिन्होंने बिल्स प्रेजेंट किया, मिनिस्टर के अलावा और कोई कुछ नहीं बोला बिल के ऊपर। सिर्फ एक बिल ऐसा था जिस पर छोटी सी डिस्कशन हुई, शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट। इस पर 10 मिनट की डिस्कशन हुई और 10 मिनट के अंदर अंदर 7 मेंबर्स ने बोला, 2 मिनिस्टर्स ने इंटरवीन किया और 1 मिनिस्टर ने रिप्लाई किया। स्क्रूटिनी की बात करें, देखो ये सबसे ज़्यादा दुखद है कि जब इसी सेशन में बिल्स इंट्रोड्यूस हुए और इसी सेशन में बिना डिस्कशन के पास हो गए, इवन कमेटीज़ के पास भी नहीं भेजा गया, तो सोच के देखो कितनी जल्दबाजी के साथ बिल्स को पास किया जा रहा है। 15th लोकसभा में 18% जो बिल्स थे उसी सेशन में इंट्रोड्यूस हुए और उसी सेशन में पास हो गए। 16th लोकसभा में 33% बिल्स सेम सेशन में इंट्रोड्यूस हुए, सेम सेशंस में पास हो गए। और करंट 17वीं जो लोकसभा है इसमें तो देखो अभी तक 70% जो बिल्स हैं वो इसी सेशन में, सेम सेशन में इंट्रोड्यूस हुए और सेम सेशन में पास हो गए। आमतौर पे देखो ये ट्रेंड ना स्टेट असेंबलीज में देखा जाता है। 2020 में स्टेट असेंबलीज में 19 स्टेट असेंबलीज में 91% जो बिल्स थे सेम सेशन में इंट्रोड्यूस हुए और 5 दिनों के अंदर अंदर इंट्रोड्यूस होने के वो पास भी हो गए। लेकिन पार्लियामेंट में बाकायदा डिस्कशन होती थी, बिल्स को कमेटीज़ के पास में भेजा जाता था ज़्यादातर बिल्स को। लेकिन अब पार्लियामेंट में भी स्टेट असेंबलीज जैसा हाल देखने को मिल रहा है। कोई भी बिल इस मानसून सेशन में जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए, कोई भी बिल पार्लियामेंट कमेटी के पास में नहीं भेजा गया। और जबकि आपको पता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में जब बिल भेजा जाता है तो उसको एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स
डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनालाइज कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यूज़ आ पाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स को अमेंड किया गया है सिलेक्ट कमेटी या फिर दूसरी कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस के बाद, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल। इनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए जब कमेटीज़ ने, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने अपने सुझाव दिए। तो कमेटीज़ के पास में बिल्स को ना भेजना कितना ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, मतलब क्या कुछ हम खो सकते हैं वो इनसे जाहिर है। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास बिल्स भेजे ही नहीं जा रहे हैं, जल्दबाजी में पास हो रहे हैं। 15th लोकसभा में 71% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास भेजा गया था, 16th लोकसभा में 27% बिल्स को, और करंट लोकसभा में यानी 17वीं लोकसभा में सिर्फ 12% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास भेजा गया है। लास्ट में अब कुछ ऐसे बिल्स की बात की जाती है जो इस सेशन में पास हो गए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बिल है 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट के पास 102वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की, और इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस इंटरप्रिटेशन को नलीफाई करने के लिए ये 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जिसमें स्टेट्स को पावर दी गई है, स्टेट्स के पास पावर्स हैं अपने अपने स्टेट में अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो इंटरप्रेट किया था ना कि स्टेट के पास पावर्स नहीं है ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की, उस इंटरप्रिटेशन को नलीफाई करने के लिए ये 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जिसमें स्टेट्स को पावर दी गई है, स्टेट के पास पावर्स हैं ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की, ताकि उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सके। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट से संबंधित जो अमेंडमेंट पास हुआ वो तो आपको पता ही है। 2012 में जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स आया था उसे नलीफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। इसमें क्या है, मान लीजिए आपके किसी बैंक में पैसा जमा है और वो बैंक डूब जाता है, तो गारंटी इस एक्ट के तहत मिलती है कि आपको 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही जितने आपके जमा हैं। मान लीजिए 10 लाख जमा है तो 5 लाख तो आपको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि लिमिट 5 लाख तक की है। अब इसमें एक अमेंडमेंट ये की गई है सरकार के द्वारा कि मान लीजिए आरबीआई मोराटोरियम लगा देती है कि ये बैंक फेल हो गया है, मतलब आरबीआई ने मोराटोरियम लगा दिया कि येस बैंक फॉर एग्जांपल हालत खस्ता चल रही है कि येस बैंक के खाते से आप 25,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते एक महीने में, या फिर 35,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो अमेंडमेंट ये की गई है कि इस एक्ट के तहत जो 5 लाख तक की लिमिट है ना, 90 दिनों के अंदर अंदर खाता धारक को यानी अकाउंट होल्डर को ये 5 लाख तक की रकम मिलेगी। इससे जो अकाउंट होल्डर्स का जो विश्वास है बैंकों में वो कम नहीं होगा। अदरवाइज हाल फिलहाल में काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो फेल हुए हैं। देखा गया है कि अब लोग पहले के अपेक्षा कर थोड़ा डर रहे थे बैंकों में पैसा जमा करवाने से, तो ये सरकार के द्वारा भरोसा दिलवाया गया है। एक तो 5 लाख रुपए तक का आपका जो पैसा है वो सेफ है। दूसरा, अगर मोराटोरियम यानी कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस कुछ आरबीआई ने लगाई है तो इंटरिम अमाउंट आपको 90 दिनों के अंदर अंदर मिलेगा, यानी 5 लाख तक की जो रकम है आपको 90 दिनों के अंदर अंदर मिलेगी। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, इसको भी अमेंड किया गया। अब अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में वो 51% से नीचे ले जा सकती हैं। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल। अब ट्रिब्यूनल्स में रिफॉर्म्स लाने के लिए ऑर्डिनेंस तो देखो पहले आ चुका था, अब बिल भी पास हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों पर क्वेश्चंस उठाए थे अपनी जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के 2 जो प्रोविजंस हैं उनके अगेंस्ट अपना जजमेंट दिया था। एक तो ऑर्डिनेंस जब पास हुआ था तो उसमें प्रोविज़न ये था, टेन्योर जो है ट्रिब्यूनल के मेंबर्स का वो 4 साल तक का होगा। कोर्ट ने इसे चेंज करके कर दिया 5 साल। ऑर्डिनेंस में प्रोविज़न ये था कि जो जुडिशियल मेंबर्स हैं उनकी एज, मिनिमम एज होगी 50 साल, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिवाइज कर दिया। अगर वकीलों को 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है तो वो भी इस ट्रिब्यूनल के मेंबर बन सकते हैं। हालांकि देखो अभी जो बिल पास हुआ है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट की इन 2 जो प्रोविजंस हैं उनको नलीफाई करता है।
ओरिजिनल जो प्रोविजंस थे ऑर्डिनेंस के, उसी फॉर्म में बिल को पास किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 नए प्रोविजंस दिए उन प्रोविजंस को इग्नोर किया गया है। तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर से अगर ये बिल पास हुआ है इस पर क्वेश्चंस उठाती है या फिर नहीं उठाती है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है पार्लियामेंट इस सेशन में देखो बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव रही। क्वेश्चन आवर मुश्किल से चला, मतलब ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा शायद जब क्वेश्चन आवर ने इफेक्टिव ढंग से काम किया। ज़्यादातर जो बिल्स हैं बिना डिबेट के, बिना स्क्रूटिनी के पास हुए, और जबकि पार्लियामेंट का काम है बिल्स को सोच समझ के डिस्कशन के बाद में, प्रॉपर स्क्रूटिनी के बाद में पास करना। क्योंकि देखो ये बिल जो पास हुए हैं इनसे जनता की लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन बिल्स को बिना सोचे समझे जल्दबाजी में पास किया जाता है तो देश की डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। जल्द ही पार्लियामेंट को बने 70 साल पूरे होने वाले हैं, तो नई बिल्डिंग भी पार्लियामेंट की बनने वाली है। इस मौके पर बहुत सारे लीडर्स बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देंगे। उन स्टेटमेंट्स का क्या फ़ायदा अगर पार्लियामेंट ठीक से काम ही नहीं कर रही है? जो रोल एनविसाज किया गया था लीडर्स के द्वारा उस रोल को ही पार्लियामेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो नई बिल्डिंग का क्या फ़ायदा? तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च करना था लेकिन वो मिशन फेल हो गया। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इसरो को एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट जिसका नाम था EOS-3, इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करना था। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F10। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से सैटेलाइट का नाम क्या था? EOS-3। ये अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट था। अगर इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्लेस कर दिया जाता तो आने वाले 10 सालों में ये अर्थ को ऑब्जर्व करता और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा इसरो को प्रोवाइड करता, जैसे कि डिजास्टर्स से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित। बट देखो अफसोस इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस नहीं किया जा सका। ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, ये 3 स्टेजेस में सैटेलाइट को प्लेस करता है ऑर्बिट में। पहली और जो दूसरी स्टेज है वो तो ठीक ठाक रही, लेकिन तीसरी स्टेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है क्रायोजेनिक वाली, वहाँ पे टेक्निकल एनोमली आ गई, टेक्निकल दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से ये जो मिशन है वो सफल नहीं हो उसका। वैसे देखो 2017 के बाद से ही इसरो ने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्रायोजेनिक इंजन की सहायता से। इसीलिए ये एक रूटीन का सैटेलाइट लॉन्च था, बट इस लॉन्च का फेल हो जाना इसरो की साख को काफ़ी धक्का लगा है। जैसे ही ये लाइव चल रहा था सब कुछ, जैसे ही 3rd स्टेज में दिक्कत आई तो इसरो में जो साइंटिस्ट हैं उनके चेहरे लटक गए, आपस में बात करने लगे। शायद ये प्रयास था कि कैसे न कैसे करके इस सैटेलाइट को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन बाद में जो अभी इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवन, उन्होंने ब्रीफ स्टेटमेंट दी कि मिशन जो है वो एकम्प्लिश नहीं किया जा सका। वैसे देखो इस मिशन में जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल हुआ ना, उसमें क्रायो इंजन रशियन डिज़ाइन का था। और वैसे इसरो ने काफ़ी जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो GSLV Mark 3 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किए हैं। इस रॉकेट में जो क्रायो इंजन है वो इंडिजिनस है, यानी घरेलू है। देखो इस प्रकार से मिशन का फेल होना तो इसरो के साइंटिस्ट पे स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आने वाले समय में तो और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च होने हैं, जैसे आदित्य L1, सन वॉचर, गगनयान मिशन, जिसके तहत ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजना है। तो इन सब मिशंस को सफल बनाने के लिए स्ट्रेस इसरो साइंटिस्ट पे और भी ज़्यादा आ जाता है। अब आने वाले दिनों में इसरो इस मिशन के फेल होने के जो रीजंस हैं उनको छुपाएगी, लेकिन राइटर ये सजेस्ट करते हैं, देखो स्टेक्स हाई हैं, काफ़ी पैसा लगता है एक सैटेलाइट के लॉन्च होने में, और लोग गर्व भी महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं जब इसरो सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो इसरो अब लाइमलाइट से भाग नहीं सकती। बस हाँ इतना है, जब भी फ्यूचर में सैटेलाइट लॉन्च हो तो पूरी तरह से देखो 100% तो कभी भी ये इंश्योर नहीं किया जा सकता लॉन्च करने से पहले कि सफलतापूर्वक लॉन्च होगा ही। ह्यूमन एरर का तो हमेशा, ह्यूमन या टेक्निकल एरर का स्कोप तो हमेशा रहता है। बट फिर भी देखो इसरो को और ज़्यादा प्रयास करने होंगे ताकि
मिशंस को लॉन्च करने की जो एफिशिएंसी रेट है उसे मैक्सिमाइज किया जा सके। और चीज़ों को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक डिबेट हो, क्वेश्चंस अगर पूछें तो बल्कि साइंटिस्ट जो हैं वो शायद और बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। इसलिए पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए दरवाजे जो हैं वो इसरो को ओपन रखने चाहिए। चीज़ों को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मिशंस लॉन्च करेंगे तो देखो कुछ सक्सेस होंगी और कुछ फेलियर भी तो होंगे ना। ये तो R&D का पार्ट है, हिट्स एंड मिसेस। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और मिस कम से कम हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, हिमाचल प्रदेश में लगातार जो लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित हैं। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल तो रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ दिनों पहले हमने लैंडस्लाइड्स के इशू को डिटेल से डिस्कस किया था कि लैंडस्लाइड्स हिमाचल प्रदेश में क्यों बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे रीजन्स हमने डिस्कस किए थे। जैसे हिमाचल प्रदेश में मतलब जो हिमालयस है वो रिलेटिवली देखो यंग पर्वत श्रृंखला है, यंग माउंटेन रेंज है जो धीरे धीरे अभी भी शेप ले रही है, बहुत धीरे लेकिन शेप ले रही है। उसमें बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े बड़े रोड्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। डैम अगर आप बनाओगे तो देखो पहाड़ को काटना भी पड़ता है, उसके लिए ब्लास्ट करना पड़ता है। तो इससे जो इकोसिस्टम है हिमालयस में वो और भी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि या तो देखो रोड पे पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान या फिर पत्थर के टुकड़े निकलते रहते हैं, या फिर पूरे के पूरे जो रोड हैं वही बह जाते हैं, पूरा का पूरा जो पहाड़ है वही खिसक जाता है। हमने ये सारे पॉइंट्स लैंडस्लाइड वाले आर्टिकल में डिस्कस किए थे। अभी देखो रिसेंट में ये हुआ है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, इसमें लैंडस्लिप हो गया। अभी तक 14 लोगों की मरने की खबर है, लेकिन ये जो नंबर है वो बड़ा हो सकता है क्योंकि हादसे का शिकार एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस भी हुई, तो मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। नेशनल हाईवे नंबर 5 पर यह हादसा हुआ। तो कई सारी जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं जैसे ITBP, नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये प्रयास कर रही हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। बट देखो क्लाइमेट चेंज की घटनाओं के कारण अब जैसा आपको पता है कम समय में एकदम से ज़्यादा बारिश हो जाती है, क्लाउड फटने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो ये लैंडस्लाइड्स वाली घटनाएं भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन मैप ऑफ इंडिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश का 70% जो एरिया है वो हाई रिस्क जोन में आता है, जबकि 14% जो एरिया है वो सीवियर टू वेरी हाई रिस्क जोन में आता है। इसके अलावा देखो अर्थक्वेक की संभावना के आधार पर देखें तो हिमाचल प्रदेश का 32% जो एरिया है वो हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है। बावजूद इसके बड़े स्केल पे डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश किए गए हैं, जिनको इस्टाब्लिश करने के लिए चट्टान में ब्लास्ट करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है और बहुत सारे स्पेस को उसके अंदर पानी जमा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जैसा हमने डिस्कस किया जो इकोसिस्टम है हिमालयन रीजन का वो और भी ज़्यादा फ्रेजाइल हो गया है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है देखो ऑलमोस्ट 10 साल पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश किया गया था, जिसमें स्टेट्स ने कुछ हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया था और लॉन्ग टर्म मेजर्स अपनाने की बात कही थी स्टेट ने, ताकि इस प्रकार के जो लैंडस्लाइड्स या फिर दूसरे जो हैजार्ड्स हैं, डिजास्टर्स हैं, वो स्टेट में ना आए। बट देखो अभी प्लान को अपडेट करने की आवश्यकता है। अगर जिस प्रकार से डेवलपमेंट चल रहा है उसी प्रकार से डेवलपमेंट चलता रहा तो फ्यूचर में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए स्टेटस को चेंज करने की आवश्यकता है और हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल अपनाने की आवश्यकता है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे और जो डेवलपमेंट आए वो सस्टेनेबल हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स की बढ़ती घटनाओं से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।